नमस्कार दोस्तों, मैं रणजीत सिंह मांझी कृष्णा सरोकार यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद इस ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आप लोगों से रूबरू होने का आज मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं अपने भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय लेकर के आप तक पहुंचने वाला हूं। आइए बात करते हैं भाषा और व्याकरण के सामान्य परिचय पर। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि भाषा निर्मित किससे हुआ है, भाषा कहते किसे हैं, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। भाषा की विशेषताओं को जानने के बाद में हम आगे बात करेंगे भाषा के भेदों पर। तो जानेंगे कि भाषा के तत्व, भाषा के गुण, भाषा का विश्लेषण, इन सब पर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंतर्गत। सर्वप्रथम बात आती है कि भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से निर्मित है। याद रहे, भाषा शब्द भास धातु से निर्मित हुआ है। कभी भी आप लोगों से पूछा जाता है कि भाषा शब्द निर्मित किससे हुआ है, तो याद रहे भास धातु से निर्मित हुआ है। अब बात यह आती है कि धातु क्या होता है। बात करते हैं हम, धातु क्या होता है। धातु, धातु किसको कहेंगे? याद रहे, क्रिया का मूल रूप धातु रूप कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु रूप कहलाता है। अब क्रिया की हम बात करते हैं तो क्रिया क्या है? आप सब लोग जानते होंगे कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य को करना या कार्य का होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहा जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना, कूदना, दौड़ना, मरना, सड़ना, अकड़ना, शर्माना, लजाना, टहलना, चढ़ना, उतरना, ये सब क्रियाएं हैं। अब जैसे अभी हमने क्रिया के अंतर्गत बात की, पढ़ना, ये पढ़ना क्रियात्मक पद है। यदि इसमें से हम इस ना प्रत्यय को हटाते हैं तो हमारे पास बचता है पढ़ शेष। तो यह इस क्रिया का हुआ मूल रूप, और जो क्रिया के मूल रूप होते हैं वे कहलाते हैं आपके धातु रूप। ऐसे ही भास संस्कृत की एक धातु है। याद रखिएगा, भास संस्कृत की एक धातु है। संस्कृत की बात हम यदि करें तो समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है, और हम अपनी भाषा की भी मूल भाषा की बात करते हैं तो अपनी मूल भाषा भी क्या है? संस्कृत है। बात आई कि भाषा शब्द भास धातु से निर्मित तो हुआ है। अब बात करते हैं कि भास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो भास का शाब्दिक अर्थ होता है विचार व्यक्त करना। विचार व्यक्त करना या प्रकट करना। भाषा शब्द भास धातु से निर्मित हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार व्यक्त करना या प्रकट करना। अब प्रश्न यहां यह बन जाता है कि विचार क्या होते हैं? विचार क्या होते हैं? तो याद रहे, विचार किसको कहेंगे? हमारे हृदय के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक इकाई है वो इकाई ही क्या कहलाती हैं? विचार कहलाती हैं। हृदय के अंतरंग अध्वन्यात्मक इकाई, याद रखिएगा, हृदय के अंतरंग अध्वन्यात्मक इकाई विचार कहलाती है। अब यहां पर एक शब्द मौजूद है अध्वन्यात्मक। ये अध्वन्यात्मक शब्द क्या होता है? देखिए, अध्वन्यात्मक शब्द बना है हीरस्व आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। हीरस्व आ एक शब्दांश है। यह शब्दांश इस शब्द के आरंभ में प्रयुक्त हुआ है, और आप भली भांति जानते होंगे कि जब कोई शब्दांश शब्द के आरंभ में प्रयुक्त हो जाए तो वह उपसर्ग कहलाता है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर के नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। तो यहां पर यह बन जाता है आपका उपसर्ग।
आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि सर भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय देने वाले हैं, भाषा पे अभी एक भी बात नहीं हुई है, कभी क्रिया पे बात कर रहे हैं, कभी उपसर्ग पर बात कर रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा आप लोगों को दोस्तों कि हिंदी का जो व्याकरण है वह है कोई भी टॉपिक इसका स्वतंत्र नहीं है। इसके अंतर्गत सभी टॉपिक एक दूसरे से संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। और जब हम भाषा को जानने के बाद में व्याकरण पर पहुंचेंगे तो व्याकरण के 3 अंग हम जानेंगे। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण होता है पहला, दूसरा शब्द होता है और तीसरा वाक्य होता है। तो व्याकरण के अंतर्गत हमारी एक यात्रा रहती है वर्ण से वाक्य तक की। उसके अंतर्गत हम सारे टॉपिकों को एक दूसरे से संबद्ध करके ही आप तक पहुंचाने वाले हैं। और याद रखना, हिंदी का कोई भी टॉपिक स्वतंत्र रूप में नहीं पढ़ा जा सकता, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे टॉपिक से अपना संबंध रखते हैं। मुख्य बात यह है कि मैं यहाँ पर आपको इस क्लास में कोई भी बात रटने वाली नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको केवल और केवल छोटी छोटी बातों से इस भाषा के संदर्भ को समझाना चाहता हूँ। और समझने के लिए आपको पूर्ण एकाग्रता से एक एक बात को सुनना होगा। हम बात कर रहे थे भाषा शब्द भास धातु से निर्मित हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार व्यक्त करना या प्रकट करना। अब बात जब आई विचार पर, तो विचार क्या होते हैं? विचार हमारे हृदय के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक इकाई होती हैं, वो अध्वन्यात्मक इकाई ही क्या कहलाती हैं? विचार कहलाती हैं। जब अध्वन्यात्मक शब्द पर हम पहुंचते हैं तो अध्वन्यात्मक शब्द बना है हीरस्व आ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक से। हीरस्व आ एक ऐसा शब्दांश है जो शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर के नए शब्द का निर्माण कर रहा है। तो बे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त होकर नवीन सार्थक शब्दों का निर्माण करते हैं, उनको हम उपसर्ग कहते हैं। और याद रखना दोस्तों कि जो हीरस्व आ उपसर्ग होता है ये निषेधात्मक उपसर्ग होता है। याद रहे, निषेधात्मक उपसर्ग होता है। अब निषेध का मतलब क्या है? निषेध का अर्थ होता है ना या नहीं। अब क्या नहीं? ध्वनि मतलब आवाज, यानी मन के अंतरंग वे इकाई जिनमें क्या ना हो? आवाज ना हो। वे इकाइयां जो आवाज का स्वरूप ना लिए हुए हों, वही क्या है? आपके विचार हैं। अभी आपके मन में कोई बात उत्पन्न है, आप जब तक उसे किसी के सामने रखोगे नहीं, साझा नहीं करोगे, जब तक आप उसे शब्दबद्ध नहीं करोगे, शब्द का रूप उसे नहीं दोगे, तब तक वह महज एक विचार ही रहेगा। आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है और उस वस्तु को आप अपने मित्र से प्राप्त करना चाहते हो, यह आपके मन में है। लेकिन जब तक आप अपने मित्र को बताओगे नहीं कि आपको चाहिए क्या है, तो मित्र आपकी सहायता कदापि नहीं कर पाएगा। और जब आप अपने मन की बात को अपने मित्र के सामने रखोगे तो उसे आप आवाज का रूप प्रदान करोगे। और जब आवाज का रूप प्रदान आप कर दोगे तो वह भाषा का रूप भी धारण कर लेगा, विचार। तो याद रखना, मन के अंतरंग वे इकाइयां जो आवाज का रूप ना लिए हुए हों, विचार कहलाते हैं। और जब कोई विचार शब्दों का लिबास पहन ले, शब्दों का एक परिवेश परिधान धारण कर लेता है, शब्दों का जामा पहन लेता है, तो उसको आपके भाषा कहा जाता है। बात अब विचार से आगे बढ़ती है। भाई विचार व्यक्त करना है तो विचारों को व्यक्त करने के लिए या प्रकट करने के लिए आवश्यकता होती है साधन या माध्यम की। आवश्यकता होती है हमें किसी साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। अब साधन या माध्यम की आवश्यकता, जैसे हमें कोई सामान है, कोई वस्तु है, उस वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो निश्चित ही हमें कोई साधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आप इस स्थान पर यहाँ बैठे हुए हो और आपका मित्र यहाँ है, आपको यहाँ से और यहाँ तक की यात्रा करनी है, तो इसके लिए आपको एक साधन की आवश्यकता होगी। आप मोटरसाइकिल से, गाड़ी से, बस से, रेलगाड़ी से यात्रा पूरी करोगे। तो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती है, वैसे ही वक्ता के हृदय से विचारों का
प्रेषण श्रोता तक होने के लिए हमें एक साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। विचारों के प्रवाह के लिए हमें जो साधन या माध्यम काम में लेना होता है, वह साधन या माध्यम ही क्या रहेगा? आपका भाषा रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि विचारों को व्यक्त करने के लिए, प्रकट करने के लिए हमें एक साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। अब ये विचार प्रकट करते समय जो साधन या माध्यम काम में लिया जाता है, वह साधन या माध्यम ही भाषा कहलाता है। याद रहे कि जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अब ये इसके पर्याय रूप में भी परिभाषा आपके बन सकती है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि आपसी विचार विनिमय का साधन, आपसी विचार विनिमय का साधन या माध्यम भाषा कहला सकता है। या हम ये कहें कि विचार संप्रेषण के माध्यम को, विचार संप्रेषण के माध्यम को भाषा कहते हैं। या ये कहा जाए विचाराभिव्यक्ति का साधन या माध्यम भाषा कहलाता है। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए प्लेटो, उन्होंने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा था कि जब हृदय के अंतरंग मूक विचार होठों तक आते आते ध्वन्यात्मक हो जाते हैं, यानी कि शब्दों का जामा पहन लेते हैं, हृदय के अंतरंग या मन में जो विचार थे, वो विचार जब हमारे होठों पर आकर प्रस्फुटित होते हैं तो वे शब्द का रूप धारण करते हैं, आवाज में बदल जाते हैं, तो वे विचार ही क्या कहलाते हैं? भाषा कहलाते हैं। तो भाषा की परिभाषा के लिए हम कह सकते हैं कि जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचारों को व्यक्त करता है, उसे भाषा कहा जाता है। या ये कहा जाए कि आपसी विचार विनिमय का साधन या माध्यम ही भाषा कहलाता है। विचार संप्रेषण के माध्यम या साधन को ही भाषा कहते हैं। विचाराभिव्यक्ति का साधन या माध्यम भाषा कहलाता है। या मैं ये कहूं कि आपसी विचार विमर्श के माध्यम को ही, विचार विमर्श के साधन या माध्यम को भी क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। अच्छा जी, अब इसके बाद में बात आती है भाषा की परिभाषा के बाद में कि भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं। आइए एक नजर डालते हैं हम भाषा की विशेषताओं पर। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषताओं पर बात करते हैं तो याद रहे सबसे पहली बात कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित संपत्ति है कैसे? देखिए, भाषा को मनुष्य अर्जित करता है, और अर्जित करता है किससे? अनुकरण से अर्जित करता है। याद रखना, इसको अनुकरण से अर्जित किया जाता है, संग्रह किया जाता है। क्योंकि हम सर्वप्रथम बात करें, भाषा जन्मजात ना भी है और है भी। इसको अर्जित भाषाई कौशल के रूप में हम पहुंच करके बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो बालक होता है उसके पास में केवल एक गुण विद्यमान होता है। कौन सा? सुनना। शैशवावस्था में केवल वह है सुनना जानता है। धीरे धीरे हम उसके सामने, जैसे वो बड़ा होता जाता है, हम उसके सामने कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। वह बच्चा उन्हें बचपन से सुन रहा है और हम बार बार उसे उत्साहित करते हैं उन शब्दों को बोलने के लिए। तो बच्चा सुनने के बाद में उन शब्दों का अनुकरण करने की कोशिश करता है। याद रहे, अनुकरण दो प्रकार से होता है। कैसे होता है? एक तो हम जो बोल रहे हैं उसी को सामने वाला बोले। अधिकतर आपने देखा होगा, आपने किया होगा कि आप क्लास का हिस्सा बने हुए हो और अध्यापक अपनी कक्षा को पढ़ाते समय कुछ शब्दों को बोल रहे होते हैं और सारी क्लास मिलकर के उन शब्दों का अनुकरण कर टीचर के साथ साथ उनका उच्चारण कर रही होती है। तो ये तो होता है किस रूप में? मौखिक रूप में अनुकरण होता है। दूसरा होता है लिखित रूप में।
कि जैसा हमें लिख के दिया हुआ है हमें हूबहू वैसा ही पुनः लिखना। तो दो प्रकार से हम अनुकरण करते हैं, सुनकर जो उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जाता है वह भी एक अनुकरण है, और लिखे हुए शब्दों को पुनः उसी रूप में लिखना भी अनुकरण होता है। तो वैसे ही बालक जो शैशवावस्था में है, हमारे द्वारा बोले गए शब्दों, उन शब्दों को वह क्या करता है, सुनता है। सुनने के बाद लगातार उनका अनुकरण करता है, बोलने का प्रयास करता है, और धीरे धीरे वह उन शब्दों का टूटा फूटा उच्चारण आरंभ कर देता है। जैसे हम अपने घर परिवार में एक छोटा बालक होता है, 6-7-8 महीने का बच्चा हो, हम उससे बार बार चाचा, पापा, मामा, ताऊ, ताई इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करवाते हैं। और जब हम उच्चारण करवाते हैं तो वह धीरे धीरे उन्हें बोलने लगता है और इन शब्दों को वह अपने मस्तिष्क में सुरक्षित करने लगता है। तो इस प्रकार उस बच्चे ने भाषा का किया अर्जन, शब्दों को उसने अर्जित किया। तो भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है। अब जब भाषा अर्जित संपत्ति है, उस बालक ने इन शब्दों का अर्जन अपने घर, परिवार, समाज से किया, तो दूसरी विशेषता बन जाती है भाषा सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है। और इसके बाद में भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि भाषा परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील है। याद रखना, यदि भाषा परिवर्तनशील नहीं होती तो आज भी भाषा का वही रूप होता जो विक्रमी संवत 1050 में जो भाषा का रूप था वही रूप वही आज होता भाषा का। भाषा परिवर्तनशील है, इसी के लिए संस्कृत से पाली, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश से होते हुए यह हम हिंदी तक इसको लेकर के पहुंचे हैं। तो भाषा परिवर्तनशील है। जब भाषा परिवर्तनशील है तो फिर एक और विशेषता यहां आ जाती है कि भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। यदि अंतिम स्वरूप होता तो भाषा वहीं रुक जाती। भाई विक्रमी संवत 1050 में मूल भाषा के रूप में हमारे पास में भाषा होती है कौन सी, संस्कृत। अब संस्कृत को भी जब हम आगे भाषा के बारे में बात करेंगे तो आपको बताएंगे भी कि ये जो संस्कृत थी यह भी दो प्रकार की थी। एक आपकी वैदिक संस्कृत थी, एक आपकी लौकिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत का विकास नहीं हो पाया। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत वो संस्कृत थी कि जिसके अंतर्गत वेदों की, उपनिषदों की रचना हुई थी, उसे वैदिक संस्कृत कहा गया। लौकिक संस्कृत उस समय आम बोलचाल में जो संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था वो लौकिक संस्कृत हुई। अब लौकिक संस्कृत आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो धीरे धीरे आवश्यकता इस प्रकार की होती चली गई या क्लिष्टता के कारण, किन्हीं भी कारणों से वह भाषा आपके परिवर्तित होती गई। उस लौकिक संस्कृत से आपके पाली है, प्राकृत है, प्राकृत से अपभ्रंश तक हम पहुंचे। तो भाषा परिवर्तनशील भी थी और उसके साथ में उसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि भाषा कोई भी हो, चाहे वो संस्कृत है, चाहे हिंदी है, चाहे अंग्रेजी है, हर भाषा का एक मानकीकृत रूप होता है। भाषा का मानकीकृत रूप होता है। हर भाषा का एक मानक व्याकरण होता है जिसके अनुसार भाषा को, शब्दों को उच्चारण करना है, लिखना है, उनके वर्ण या शब्दों की संख्या आदि को ज्ञात करना है। अब बात आती है कि इसके बाद में अंतिम इसकी जो विशेषता की तरफ बढ़ते हैं हम, तो याद रखना भाषा सदैव कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। ये भाषा की कुछ विशेषताएं आपके साथ साझा की हैं। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, भाषा मानकीकृत
रूप होता है, भाषा कठिन से सरल की ओर बढ़ती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भास धातु से निर्मित हुआ है। धातु क्या है? धातु क्रिया का मूल रूप होता है, यानी क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहा जाता है। अब भास का शाब्दिक अर्थ हुआ विचार व्यक्त करना या प्रकट करना। तो विचार किसको कहा? हृदय के अंतरंग जो अध्वन्यात्मक इकाइयां थी वो इकाइयां ही क्या कहलाई है? विचार कहलाई है। और जब उस विचार को, जिसमें कि आवाज नहीं है, उसको एक आवाज का रूप दे दिया जाए, जब हृदय के अंतरंग विचार आवाज में परिणत हो जाता है तो वह भाषा बन जाता है। अब विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जिस साधन या माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने हृदय के भाव या विचारों को श्रोताओं के सम्मुख या समक्ष प्रकट करता है उसी को भाषा कहा जाता है। आपसी विचार विनिमय का साधन या माध्यम भाषा कहलाता है। विचार संप्रेषण के माध्यम को भाषा कहा जाता है। विचाराभिव्यक्ति के साधन या माध्यम को भाषा कहा जाता है। तो विचाराभिव्यक्ति का साधन या माध्यम भाषा है। आपसी विचार विमर्श को भाषा कहते हैं। प्लेटो ने कहा है कि हृदय के अंतरंग मूक विचार जब होठों तक आते आते ध्वन्यात्मक हो जाते हैं तो वे भी भाषा कहलाते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि जो ये साधन है, माध्यम है, वो साधन क्या है? किस प्रकार से वक्ता या पाठक अपने विचारों को व्यक्त करता है? तो देखिए, साधन या माध्यम की यदि हम बात करते हैं तो ये साधन या माध्यम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, लेकिन तीन क्रमों में, तीन रूपों में कोई भी व्यक्ति अपने भाव या विचारों को व्यक्त करता है। एक तो वह है कह करके अपने विचारों को व्यक्त करता है, एक वह है अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करता है, और एक वह है संकेत के माध्यम से अपने भाव या विचारों को व्यक्त करता है। जब व्यक्ति अपने भाव या विचारों को कहकर या मौखिक रूप में व्यक्त करता है तो कहकर, संस्कृत में इसके लिए एक धातु होती है कथ, कथ के साथ हम जोड़ते हैं इत प्रत्यय तो शब्द बनता है कथित, यानी विचार का कहा हुआ रूप। लिखकर इसकी धातु होती है लिख, तो लिख में इत प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है लिखित। और संकेत में एक प्रत्यय जोड़ा जाए, संकेत में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है सांकेतिक। जब भाषा के भेदों की बात आती है तो भाषा के तीन भेद होंगे। नंबर होगा एक कथित भाषा, नंबर दूसरा होगा लिखित भाषा, और तीसरा होगा सांकेतिक भाषा। अब हम अपनी अगली कक्षा के अंतर्गत आपसे जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कथित भाषा पर, लिखित भाषा पर और सांकेतिक भाषा पर। तो अगली कक्षा में हम पुनः आपसे मिलेंगे इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ, और आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे अपने भाषा के इन भेदों को, भेदों के साथ में भाषा के आपके संवैधानिक, भौगोलिक और पौराणिक माध्यमों की विवेचना को लेकर के। तो उम्मीद करता हूं कि आज की कक्षा में दिया गया एक सामान्य परिचय है, संक्षिप्त और सामान्य परिचय है, इस सामान्य परिचय आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।